नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास गोदान को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उसके भाग 15 की ओर। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में हंसी ही हंसी नहीं है, केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा। वह हंसती है इसलिए कि इसे उसके दाम भी मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, या उसने निजत्व को अपने आँखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे। नहीं, वह इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में से थे जो केवल जबान की मदद से लाखों के वारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, उन्हें कर्ज दिलाना या उनके मामलों का अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वह उठा लेंगे और किसी न किसी तरह से उसे निभा ही देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हजार उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं, और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलते हैं और गवर्नरों की मेज पर चाय पीता है। मिस्टर कौल उन्हीं भगवानों में से थे। उनके 3 लड़कियां ही लड़कियां थीं। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेज देकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दें। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहाँ की जलवायु में बुद्धि को तेज कर देने की कोई शक्ति है, मगर उनकी यह कामना 1/3 से ज़्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिस गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते हैं। जबान तो बिल्कुल बंद ही हो गई, और जब जबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई। जो कुछ थी जबान की ही कमाई थी। कुछ बचा कर रखने की उनकी आदत न थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च था। इसलिए इधर कई साल से बहुत तंग हाल हो रहे थे। सारा दायित्व मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपए में वह भोग विलास और ठाट बाट तो क्या निपटा। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती थी। मालती सुबह से पैर रात तक दौड़ती रहती थी। चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहे, लेकिन पिताजी को शराब कबाब का ऐसा चस्का पड़ा था कि 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उनका पुराना मित्र था, जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों रुपए कमाए थे, और मुरैवत के मारे कुछ बोलता न था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता रहता था। आत्मसेवियों में जो निर्जलता होती आ जाती है वह कौल में भी थी। तकाजे हुआ करे, उन्हें परवाह न थी। मालती उनके अपव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी। इसीलिए गृह युद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई थी। हवा में अभी तक गर्मी थी। आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी न पाने के कारण वहाँ की दूब जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मझली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया करता है सुअर, जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज बीए में पढ़ती थी। दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद न आती थी। हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम न करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता। सबसे छोटी वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज के हाथों हाथ लिए रहता था। वह चाहती थी जिस बीमारी में इतना स्वाद है वह उसे ही क्यों नहीं हो जाती। गोरी सी, गर्वशील, स्वस्थ, चंचल आंखों वाली बालिका थी, जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है। मरने की छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं री झूठी कहीं की? रोज भेजते हैं, रोज।
अभी तो आज ही भेजा था, कहो तो बुलाकर पूछवा दूं। पूछवाएगी? बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुथ जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदल कर बोली, अच्छा खैर होगा, आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहाँ भाषण हुआ था सरोज? सरोज ने नाक सिकोड़ कर कहा, हाँ हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू करी। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने यहाँ तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेडी हुकू ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुकू ने? इस विषय में वह भी कुछ बोलने का साहस रखती हैं? तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आज से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था? वह तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई बैर तो है नहीं। जिस बात को हम सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वह उनकी सी कहने वालों में नहीं है। और फिर अभी या कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं वही सत्य है। बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही विमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कौतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं यह भी तो सुनना चाहिए। संभव है हम ही गलत पर हों। यह लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंदा शिकन जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाला गया था। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रहीं और भी कई देवियां अपने भाषण लिख रही थीं। उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हाल में पहुंचे तो जान पड़ता था हाल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ, उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वह उत्साह केवल मुख पर और आंखों में था। आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थीं, मानो किसी बारात में आई हों। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम किया गया था, और यह कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी, नए काट के जंपर बनवाए थे और रंग रोगन और फूलों से खूब सजी हुई थी, माना उसका विवाह हो रहा हो। विमेंस लीग में इतना समारोह और कभी न हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना और संपादक जी भी विराज रहे थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आ जाइए, आप भी खड़े कब तक रहिएगा? राय साहब बोले, नहीं भाई, यहाँ मेरा दम घुटने लगेगा। तो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए। तकल्लुफ नहीं, बैठे रहिए। मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊंगा। अच्छा मिस मालती सभा नेत्री हुई, खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा, अब मिस्टर मेहता पर निगाह है। मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं, लेकिन अपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो वह समझेगा आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान देने के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजीं। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इसने कितना अच्छा ढंग निकाला। बिरली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं, मैं कितनी ही बार यह भाव व्यक्त कर चुका हूँ। मेहता आगे बढ़े, इसलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन्नत विचारों वाली देवियाँ उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका लिए। खुर्शीद बोले,
अब कहिए, मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वह दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थीं। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आज तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। मेहता आगे बढ़े। स्त्री और पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में। स्त्री के कर्म करते देखकर मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी? खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियाँ सृष्टि और का पालन और के देव मंदिर से हिंसा और कला के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कृति को अधिक महत्व दिया है। वह अपने भाई का सत्य छीन कर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शत्रुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्र टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपने आशीषों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन किए जाइए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन ही नहीं उठती। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ ही हैं। बिजली संपादक बिगड़े, मगर कोई बात तो नहीं कही। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं उटपटांग बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार की उन्नति की। संसार ने उन्नति की है पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धि बल से, तेज से। खुर्शेद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिएगा या अपनी ही गाय रह जाइएगा। मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो कहते हैं स्त्री और पुरुष में समान शक्तियाँ हैं, समान प्रवृत्तियाँ हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूँ कि आप इस जाल में न फंसें। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन में उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूँ उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजीं, हाल हिल उठा। राय साहब ने गदागद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो उनके दिल में है। ओंकार नाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी हैं, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई ले हो जाती है। जो 1000 रुपये हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। यह केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने के ढंग हैं। खन्ना ने मालती की ओर देखा। यह क्यों फूली जा रही हैं? इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शेद ने खन्ना को उकसाया। अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना, नहीं मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसिया कर बोले, मेरी न कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़िया फंसा कर छोड़ दी है। राय साहब ने खुर्शेद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं। सच कहना, कितना चंदा दिया? खन्ना पर झेप छा गई। मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रच कर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था।
पुरुष कहता है जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वह सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वह सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़े बड़ों में के समूह ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धन प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारों के मनुष्य को जीवन आविष्कारों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की इस रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ है? सहयोग कहाँ है? ओंकारनाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया। आप भी संपादक जी निरे पोंगा ही रहे। अजी यह दुनिया है, जिसके जी में जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार महते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार में चलती रहेगी। बिगड़ने की कौन सी बात? असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया। कुल्टा के मुंह से सतियों की सी बात सुनकर किसका जी न जलेगा? ओंकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमय शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगे? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं हैं, उतनी तेज आंखें नहीं हैं, उतने तेज पंख नहीं हैं और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उस अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियों लग जाएंगी। फिर भी वह बाज बन सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। मगर बाज बने या ना बने, वह हंस ना रहेगा। वह हंस जो मोती चुगता है। खुर्शीद ने टीका की। यह तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नर बाज। ओंकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलासफर बनते हैं इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलासफर नहीं, फिलासफर की दुम है। फिलासफर वह है जो, ओंकारनाथ ने बात पूरी की, जो सत्य से जौ भर भी ना टले। खन्ना ने यह समस्या पूर्ति नहीं रुचि। मैं सत्यवत नहीं जानता। मैं तो फिलासफर उसे कहता हूँ जो फिलासफर हो सच्चा। खुर्शीद ने दाद दी। फिलासफर की अपनी कितनी सच्ची तारीफ की है। वाह, सुभान अल्लाह। फिलासफर वह है जो फिलासफर हो, क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह था गोदान उपन्यास का भाग 15 का पार्ट पहला। अब इसका हम दूसरा पार्ट लाएंगे। भाग 15 का दूसरे पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।